हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सीए फाइनल की बहुत सारी रिवीजन वीडियोस अब अवेलेबल हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठाइए। आप लोगों के साथ मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। और यही नहीं, हमने आरटीपीज़ के, एमटीपीज़ के एनालिसिस भी कर दिए हैं, जिनका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। आरटीपी के केस स्टडीज़ हैं, आपके एमसीक्यूज़ हैं, एमटीपी के केस स्टडी एमसीक्यूज़ हैं, उनका विद रीज़न, प्रॉपर रीज़न के साथ जो है वो आंसर भी दे दिया। और जहाँ पे आईसीएआई का स्टडी मैट कोट करना था, वो भी हमने कर दिया है। तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने सीए फाइनल ऑडिट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और सीए इंटर और सीए फाइनल की क्लासेस के लिए edu91.org रेफर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, वीडियो देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से सीए बनने के बाद। ऑल द बेस्ट। चलो भाई, हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब आज रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जो डील करता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस सर्विस से। पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे, फिर हम लोग चलेंगे अदर एश्योरेंस सर्विस पे। जरा ध्यान से देखिएगा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं। नंबर 1, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। अच्छा जी, अदर एश्योरेंस पे भी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम अदर एश्योरेंस वाला ऐसे ही पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। अच्छा जी, इन एसए में ये जो हम पढ़ने वाले हैं, ऐसे ही जो पढ़ने वाले हैं, इसमें भी एश्योरेंस का लेवल मॉडरेट होता है। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस भी यहाँ पे आती है। हमारे पास आज जो एसए है, ऐसे ही है जिसके हम रिवीजन करने वाले हैं, वो है एसएई 3400, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, नाम तो बिल्कुल क्लियर है, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब एसएई 3400 आपको गाइड किस बारे में करता है? ये आपको गाइडेंस देता है ऐसे एंगेजमेंट्स के लिए, कैसे एंगेजमेंट्स के लिए, जिसमें आपको पॉइंट किया गया है टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन पीएफआई। SAE 3400 provides you the guidance in relation to the engagements in which you are appointed to examine and report on PFI, including के examination procedures क्या होने वाले हैं, best estimate और hypothetical assumptions के लिए। मत घबराइए, ये भी अभी रिवाइज करा दूंगा। अच्छा जी, देन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपसे पूछी जा सकती है, MCQ के फॉर्म में आपको परेशान किया जा सकता है, इज इट नेसेसरी दैट स्टैट्यूटरी ऑडिटर should be appointed as the reviewer of the, I should say, for the examination of PFI? Come on. Answer is no. जरूरी नहीं है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही एग्जामिनर ऑफ पीएफआई रखा जाए। आ जाओ जी। देन उसके बाद पीएफआई क्या है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो बनी है किसके बेसिस पे? अजम्पशंस और एक्शंस। 2 ए याद रखने। कम ऑन, क्या क्या? अजम्पशंस और एक्शन। अजम्पशन अबाउट इवेंट, एक्शन बाय द एंटिटी और द मैनेजमेंट। ओके, सो पीएफआई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो assumptions ऑफ अबाउट द इवेंट्स और एक्शंस बाय द एंटिटी के हिसाब से बनी है। अच्छा, किस किस फॉर्म में हो सकती है? फोरकास्ट, प्रोजेक्शन एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। नाउ फोरकास्ट क्या होता है? फोरकास्ट एक पीएफआई है जिसमें assumptions ली है फ्यूचर इवेंट्स के बारे में, राइट, जो मैनेजमेंट को एक्सपेक्ट है, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन में होने वाले हैं, और साथ साथ में मैनेजमेंट क्या एक्शन लेगी उन इवेंट्स के लिए या उन इवेंट्स के होने पर, राइट। सो फिर से वही बात, पीएफआई अजम्पशन और एक्शन पे बेस्ड होती है। पीएफआई फोरकास्ट और प्रोजेक्शन के फॉर्म में हो सकती है। अगर मैं बात करता हूं फोरकास्ट की, तो फोरकास्ट जो है वो क्या होते हैं? फोरकास्ट बेसिकली पीएफआई होती है विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस एंड एक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बट यहां पे जो अजम्पशंस होती हैं वो कैसी होती हैं? बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस होती हैं। अब बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस कौन सी होती हैं? जो आपका एंटिसिपेटेड एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करती हैं, विच रिफ्लेक्ट्स एंटिसिपेटेड एक्सपीरियंस, एंड जिसमें कोई प्रोविजन नहीं होता है फॉर रिस्क ऑफ एडवर्स डेविएशन, यानी नेगेटिविटी का या नेगेटिव जाने का कोई प्रोविजन एज सच हम लोग नहीं बनाते हैं, राइट। मैं फिर से बोलता हूं, फोरकास्ट पीएफआई है जो अजम्पशंस और एक्शंस पे बनती है। अजम्पशंस जो इवेंट्स को लेके, एक्शंस जो मैनेजमेंट लेने वाली है। यहां पे जो अजम्पशंस होती हैं वो बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस होती हैं। बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस क्या होती हैं? जिसमें कोई प्रोविजन ऑफ रिस्क ऑफ एडवर्स डेविएशन नहीं होता है, और ये रिफ्लेक्ट करती हैं आपके एंटिसिपेटेड एक्सपीरियंस को, राइट। अच्छा जी, देन व्हाट इज प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन अगेन आपकी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। किस बेसिस बनती है? हाइपोथेटिकल एजम्पशंस। किन के बारे में? वही इवेंट्स और एक्शंस के बारे में। बस वो बेस्ट एस्टिमेट थी, ये हाइपोथेटिकल है, राइट। तो यहां पे फर्क क्या है? पहली बात, इवेंट्स और एक्शंस के बारे में ही है, बट दोज इवेंट्स एंड एक्शन विच आर नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस। प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करूं तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कम है इन कंपैरिजन टू दी बेस्ट एस्टिमेट जजमेंट्स। कम ऑन, है ना। तो फिर से हाइपोथेटिकल अजम्पशंस भी इवेंट्स और एक्शंस के बारे में अजम्पशंस होती हैं, बट विच आर नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, राइट। और ये कब हम लोग यूज करते हैं? अगर आप स्टार्टअप फेज में हैं या कुछ मेजर चेंज आप लोग जो है वो लेके आने वाले हैं, राइट। और जब मैं बात करता हूं प्रोजेक्शंस की, तो प्रोजेक्शंस आपका मिक्सचर हो सकता है बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल अजम्पशंस का। डन, बोलिए।
अच्छा जी, स्कोप ऑफ SAE 3400। स्कोप बहुत सिंपल है। पहली बात याद रखिए किस पे एप्लीकेबल नहीं है, आपकी जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरल और नैरेटिव टर्म्स में जो बातें बोल रही है मैनेजमेंट, जैसे कि MDA सेक्शन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट में, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। ओके, देन इसके बाद बाकी जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के प्रिंसिपल हैं वो आपके इस तरह के एंगेजमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं as much as practicable. Then we have used the word auditor, but it is not mandatory that only auditor can be appointed for examining the prospective financial information. अच्छा जी, देन नेचर ऑफ एश्योरेंस की अगर मैं बात करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो एविडेंस आने वाला है, एविडेंस हमारे पास आएगा इन रिलेशन टू अजम्पशंस ऑफ PFI, लेकिन आपने याद रखना है, हमें ये क्या याद रखना है कि भाई साहब हमारा जो एविडेंस होगा वो कैसा होगा, फ्यूचर ओरिएंटेड होगा और स्पेकुलेटिव होगा, डिस्टिंक्ट होगा उस एविडेंस से जो हम कब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाते थे, जब हम एग्जामिन कर रहे होते थे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, राइट। तो मैं तो बोलूंगा टॉपिक को यहाँ पे नेचर ऑफ एविडेंस कर लो ताकि इस पे क्लैरिटी रहे। नेचर ऑफ एविडेंस, क्या हम एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं अजम्पशंस को लेके? हाँ, लेकिन वो एविडेंस फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, स्पेकुलेटिव होगा, डिस्टिंक्ट होने वाला है उन एविडेंस से जो ऑर्डिनरली अवेलेबल होता है इन द एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। कम ऑन, कैन वी एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द रिजल्ट शोन इन PFI विल बी अचीव्ड? आंसर इज नो, नेवर। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है PFI को लेके? आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर, एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ फोरकास्ट एंड अंडरलाइंग एजम्पशन की एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट ऑल्सो रिलेट्स विद द प्रोफेशनल एथिक्स। उसमें आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए, कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, अब मैं देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा हूं, कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? यस यस ही कैन। हाँ जी, राज तिवारी जी उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। जो 5 नंबर मिले थे वो कट गए दुष्ट तुम्हारे। हाँ जी, ध्यान से, कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? यस ही कैन, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर दैट आपको कुछ बातों के बारे में जरूर बताना है, और वो क्या क्या है? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिस ऑफ फोरकास्ट, मेजर अजम्पशंस, एंड नेवर एवर वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट, और नेवर एवर यूज द वर्ड्स or try to portray that lead to believe that you are vouching for the accuracy of the forecast. Come on guys. प्रोफेशनल एथिक्स का रेलेवेंट क्लॉज यहां पे कौन सा एप्लीकेबल है? लेट मी टेल यू, हमारे पास आता है क्लॉज नंबर 3 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। वो क्या बोलता है कि एक CA को हम गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से अपने आप को ऐसे कनेक्ट करता है विच लीड टू द बिलीव दैट ही वाउचेस फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। कम ऑन, डन, आ जाइए जी। देन इसके बाद क्या ये जो हमने डिस्कशन किया हाइपोथेटिकल अजम्पशंस के लिए भी एप्लीकेबल है? आंसर इज यस, डेफिनेटली एप्लीकेबल है। वाउचिंग नहीं करनी फॉर द एक्यूरेसी, चाहे वो हाइपोथेटिकल अजम्पशन हो या बेस्ट एस्टिमेट हो। आ जाइए, ड्यूटीज ऑफ मेंबर, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि मेंबर्स की ड्यूटी क्या होगी? एविडेंस ऑब्टेन करना मेंबर्स की ड्यूटी है। किन चीजों के लिए एविडेंस ऑब्टेन करना? नंबर 1, मैनेजमेंट की जो बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस है वो अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। जो हाइपोथेटिकल अजम्पशन है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद द पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन। एग्जांपल मैंने आपको क्लास में दे दिया था। फिर तो बहुत ही आसान, PFI प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन, PFI प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन, एंड इट मस्ट बी क्लियरली डिस्क्लोज्ड कि दिस अजम्पशन इज बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल अजम्पशन। कम ऑन, and PFI must be consistent with the historical financial statement and must be prepared while following the appropriate accounting principles. Okay, come on. Needless to say, जो भी स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े हैं, क्या वो जो भी हमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, क्या वो रेलेवेंट जगहों पे एप्लीकेबल हम लोग कर सकते हैं उनके प्रिंसिपल्स? आंसर इज यस, उनके प्रिंसिपल्स हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं। आइए, एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ऑडिटर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एग्जामिनेशन एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखेगा? क्या यूज होने वाला है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, इंटेंडेड यूज, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद अजम्पशंस क्या हैं, देन एलिमेंट्स क्या हैं, और उसके बाद आपने ध्यान रखना है अजम्पशंस क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, पीरियड क्या कवर हो रहा है, राइट? कम ऑन। देन आपने एक बात ध्यान रखनी है, यू शुड नॉट एक्सेप्ट और विदड्रॉ। कब? जब अजम्पशंस अनरियलिस्टिक हैं। जब अजम्पशंस क्या हैं? अनरियलिस्टिक हैं, या ऑडिटर को लग रहा है कि PFI इनअप्रोप्रिएट होगा। इनअप्रोप्रिएट मतलब इनकंसिस्टेंट बनेगा। फैक्ट्री में सिर्फ रेवेन्यू डाल दिया, खर्चे डाले नहीं। एंड क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को हमें एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? शैल बी एग्रीड एंड शैल बी रिकॉर्डेड इन
written form in form of engagement letter or other suitable written format. Come on. Why? To avoid misunderstanding. Done. लीजिए, ये हमारा अभी तक का जो हमने पढ़ाई करी उसकी रिवीजन भी आपके सामने कर दी गई है. अच्छा जी, स्टार्ट. ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं इसके सेकंड पार्ट की रिवीजन पे. हमने पहले कहां तक रिवीजन कर ली थी? हमने यहां तक रिवीजन कर ली थी एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, प्रिकॉशंस टू बी टेकन. अब हम लोग बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स की. पहला डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कौन से मैटर्स हैं जो आप कंसिडर करेंगे वाइल डिटरमाइनिंग एनईटी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स? वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन. क्या क्या हमारे पास मैटर्स थे? हमारी पुरानी नॉलेज, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस रिलेटेड टू पीएफआई, लाइकलीहुड ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट जिसे ऑडिट में हम लोग रोमम बुला देते हैं, एंड एक्सटेंट टू विच पीएफआई इज अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट जजमेंट. तो हमारी पुरानी नॉलेज, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस, लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड मैनेजमेंट की क्या? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए. जजमेंट. मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस, मैनेजमेंट की जजमेंट, लाइकलीहुड ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट और हमारी पुरानी नॉलेज जो हमारे किसी और एंगेजमेंट से में आई है. उसके बाद तो बहुत ही आसान SSE, याद आ रही है बातें? सोर्सेज, हमारे पास आ गया स्टेबिलिटी, और उसके बाद एक्सपीरियंस, एंड फाइनली हाइपोथेटिकल अजम्पशंस के केस में हम लोग देखेंगे कि इसके सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस कंसिडर किए गए हैं या नहीं. ओके, SSE हाइपोथेटिकल अजम्पशन, हाइपोथेटिकल अजम्पशन के इंप्लीकेशन. एस से सबसे पहले क्या था? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड एक्सपीरियंस. आपकी टीम का क्या रहा है? यहां पे लिख देता हूं, एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस क्या रहा है इस तरह के बिजनेस में, इस तरह की इंडस्ट्री में. कम ऑन. डायरेक्ट क्वेश्चन, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग एनईटी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर. बट याद रखिएगा, सीए फाइनल में ऐसे थोड़ा ना पूछ लेंगे मैटर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग एनईटी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर. पहले भूमिका बनाएंगे, मिस्टर राम इज द ऑडिटर ऑफ दिस एंड हैपनिंग दिस, फिर लास्ट में अल्टीमेटली क्वेश्चन यही पूछा होगा. 8 बातें याद रखनी है. सबसे पहले आपकी पुरानी नॉलेज, मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस, तीसरी बात हमारे पास क्या आई थी? लाइकलीहुड ऑफ मिडिल स्टेटमेंट, फिर मैनेजमेंट की जजमेंट. 4 बातें तो ये हो गई. फिर SSE हाइपोथेटिकल अजम्पशन और उसका सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन. S था सोर्स, फिर S था स्टेबिलिटी, E था हमारा एक्सपीरियंस, एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस. आ जाइए, अब बात करते हैं सेकंड डायरेक्ट क्वेश्चन की हमारे इस पार्ट में. मैटर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल असेसिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. मैटर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल असेसिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ PFI. शॉर्ट कोड क्या था इसका? बहुत सिंपल, PPA DBA. याद है? PPA DBA, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. पहला P प्रेजेंटेशन के लिए डील करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए. अगला P पॉलिसी से डील करता है, पॉलिसीज आपकी क्लियरली डिस्क्लोज होनी चाहिए. अगला A अजम्पशन से डील करता है कि अजम्पशंस आपकी क्लियरली डिस्क्लोज होनी चाहिए. विच अजम्पशंस आर बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन, विच अजम्पशंस आर हाइपोथेटिकल अजम्पशन, इट मस्ट बी क्लियरली डिस्क्लोज्ड. डन. देन D, डेट आपकी PFI की क्लियरली मेंशन होनी चाहिए. ये रेलेवेंट है. क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि यहां पे हमें पता चलता है कि अजम्पशंस जो है एप्रोप्रिएट थी इस पर्टिकुलर डेट तक. अच्छा. देन B, basis of establishing range. We all know prospective financial information can sometimes be in the form of range from this figure to this figure. तो आपके पास basis of determining the range भी जो है वो clearly होना चाहिए. Basis of establishing the points in range clearly mention होना चाहिए. Then change in accounting policy. क्या आपके लास्ट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हो रही थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं? अगर हाँ तो हमें उसका रीजन बताइए और PFI पे उसका इफेक्ट बताइए. अगर हाँ तो उसका रीजन बताइए और PFI पे उसका इफेक्ट बताइए. PPA DBA, प्रेजेंटेशन पॉलिसी अजम्पशन, डेट, बेसिस फॉर पॉइंट्स इन रेंज एंड आपकी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. आ जाइए. देन रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ PFI. हमारे पास रिपोर्ट में बेसिक एलिमेंट्स वही रहेंगे, टाइटल, एड्रेसी. कम ऑन, टाइटल, एड्रेसी, आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. अगर हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कुछ प्रिंसिपल्स यूज किए हैं तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को भी हम लोग रेफर कर सकते हैं. कम ऑन. फिर अगर PFI का कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक था, रिस्ट्रिक्टेड था, हम उसको मेंशन कर सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स में हमने क्या किया है, टेस्ट बेसिस पे हमने एविडेंस ऑब्टेन करे हैं अजम्पशन, अमाउंट और अदर डिस्क्लोजर्स इन द फोरकास्ट और प्रोजेक्शन को लेके. राइट. सो एग्जामिनेशन प्रोसीजर में हमने क्या किया है, हमने अपने जो एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, हमारे पास जो डेटा था हमने उसको टेस्ट करके एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं. किसको लेके? आपके अजम्पशन, अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स को लेके. देन स्टेटमेंट ऑफ नेगेटिव एश्योरेंस. नेगेटिव एश्योरेंस की स्टेटमेंट हम साथ साथ यहां पे रिवाइज कर लेते हैं. नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट अजम्पशन डू नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर PFI. तो स्टेटमेंट ऑफ नेगेटिव एश्योरेंस आ गई. देन हम लोग अपना ओपिनियन लिख के आएंगे दैट PFI इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द अजम्पशन एंड इज प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. राइट. ये 2 चीजें हो गई. एंड उसके बाद
केवियट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात पता है, हमने पहले भी रिवाइज करी थी, यू कैन नॉट एसोसिएट योर सेल्फ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन अ मैनर दैट इट लीड्स टू द बिलीव दैट यू आर वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ सच प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ केवियट्स डालेंगे। पहला केवियट क्या होगा, एक्चुअल रिजल्ट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम PFI। वाई? बिकॉज anticipated events frequently do not occur as expected. Actual result can be different from PFI because anticipated events do not occur as expected and the variance and the variation can be material. एक बात बोल दी। दूसरी बात रेंज को लेके कि अगर हमने रेंज में बात करी थी तो वी हैव टू स्टेट दैट द एक्चुअल रिजल्ट और द एक्चुअल नंबर्स मे नॉट फॉल विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज। ओके। तीसरी बात, इन केस ऑफ प्रोजेक्शन के केस में हमने इंटेंडेड यूज बता रखा था अगर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो जी, ए प्रोजेक्शन है, इंटेंडेड यूज के लिए है, हाइपोथेटिकल अजम्पशन का यूज हुआ था। और हाइपोथेटिकल अजम्पशंस किस बारे में, इवेंट्स और एक्शन को लेके विच आर नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड टू अकर। की लाइन है ये। हमें पहले दिन भी पता था हाइपोथेटिकल अजम्पशन और बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन में फर्क क्या होता है, दोनों ही एक्शन और इवेंट्स को लेके होती हैं, बस फर्क ये होता है हाइपोथेटिकल अजम्पशन आर नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड टू अकर। एंड हमारे रीडर्स को ध्यान रखना चाहिए क्या, that PFI should not be used for purpose other than the above mentioned intended use. These are the caveats जो हम लोग इंक्लूड करते हुए चलेंगे अपने रिपोर्ट के अंदर। Is that clear? And ultimately अगर इनको हेडिंग देनी पड़ जाए, these are the caveats about the achievability of the results indicated by the PFI. Why? Because we cannot associate ourselves as a chartered accountant in practice with any prospective financial information in such a way that it may lead to believe the achievability of the prospective financial information. DPS फिर हमारे पास है ही। देन हमने नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस देख ली, ओपिनियन देख लिया, केवियट्स देख लिए। अब मेरी बात को सुनिए, अगर आपको लग रहा है कि वन और मोर सिग्निफिकेंट अजम्पशन क्या नहीं प्रोवाइड कर रही है, रीजनेबल बेसिस फॉर PFI प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन और रीजनेबल बेसिस ऑफ PFI गिवन द हाइपोथेटिकल अजम्पशन। इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू आर द ऑडिटर or if you are examining the prospective financial information and you are of the view that the assumptions are not providing a reasonable basis for PFI, then आपको बोला गया है qualified और adverse opinion देने के लिए as you may consider necessary. And if you are precluded, restricted, limited from what? Application of one or more procedure considered necessary in the circumstances. You wanted to apply a certain procedure, you are not able to apply that procedure, then there are options. What are the options? Withdrawal or disclaim. And if you are disclaiming, please mention the scope limitation in the report. Right? And last but not the least, documentation में क्या करना है हमने? Documentation में हमने क्या बोलना है कि भाई जो important matters है जिनसे हमें evidence मिल रहा था और जो evidence है जो ये prove करता है that this engagement was conducted in accordance with this SAE, वो हमें document करना चाहिए. Right? So ऐसे matters जिनसे evidence मिल रहा है और evidence of compliance with the SAE should be documented. Done? बोल दीजिए। चलिए जी, चलिए। पूरा का पूरा स्टैंडर्ड हमने लगभग 17 से 18 मिनट में रिवाइज कर लिया। पूरा बोल रहा हूं मैं आपसे। राइट? तो एग्जाम से पहले आप सिर्फ इसी वीडियो को देख के जाएं, प्रोवाइडेड दैट आपने पहले से पढ़ रखा है, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। डन? बोलिए। चलिए जी, ओके, लीजिए अब वीडियो की स्टार्टिंग। आज हम रिवाइज करेंगे यहां पे SAE 3402, जिसमें हम लोग एश्योरेंस रिपोर्ट देते हैं। किस पे? कंट्रोल्स पे। किसके कंट्रोल्स पे? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल पे। अपना बेसिक डायग्राम कभी भी ना भूलें। बेसिक डायग्राम ये है, इधर देखिए। एक है हमारे पास यूजर एंटिटी। यूजर एंटिटी का ऑडिटर है यूजर ऑडिटर। यूजर एंटिटी ने अपना कुछ काम जैसे कि पेरोल प्रोसेसिंग को क्या कर रखा है? आउटसोर्स कर रखा है। किसको? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कंट्रोल्स हैं, जिन कंट्रोल्स का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है किसके ऊपर? यूजर एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। राइट? अब इन कंट्रोल्स पे क्या चाहिए? एश्योरेंस चाहिए। इन कंट्रोल्स पे एश्योरेंस चाहिए तो हम किसको हायर करेंगे? एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हायर करेंगे। और इन कंट्रोल्स पे एश्योरेंस जो है वो आपको बेसिकली 3 चीजों पे चाहिए हो सकती हैं। क्या क्या? कम ऑन, डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। कम ऑन गाइस, कम ऑन। ओके, अच्छा, मेरी बात को सुनिएगा। ये वाला जो पोर्शन है कि यूजर ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डील किया जाता है SA 402 से। और ये भी आपको ये रिवीजन वीडियो बता दूं कि SA 402 इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ 315 एंड 330। 315 इज identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment.
राइट, एंड 330 इज रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क। बेसिकली 315 में हम रिस्क को असेस करते हैं और 330 में हम लोग रिस्क को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। अब जब मैं बात करता हूं इस प्रोफेशनल अकाउंटेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या इस प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने एश्योरेंस देते समय क्या बात करनी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे साहब वो बातें लिखी हमारे SAE 3402 के अंदर। कम ऑन, इज दैट क्लियर? बोल दीजिए। आइए, तो ये कोर हमेशा अपने माइंड में रखना है, क्योंकि इसके बिना आप लोग जो है इस SAE को समझ नहीं पाएंगे। अब हमें यहां पे कुछ भी एज सच रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी बातें पता है, बट फिर भी मैं क्विक रीडिंग आपको कर दूं ताकि रिवीजन करते समय आपको कुछ भी मिसिंग ना लगे। तो SA 3402 किससे डील करता है? एश्योरेंस एंगेजमेंट, जहां पे एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट रिपोर्ट करता है ऑन कंट्रोल्स एट SO, राइट। किसके लिए रिपोर्ट करता है? यूजर एंटिटी और उनके ऑडिटर के लिए, यूजर एंटिटी और उनके ऑडिटर के लिए। इज दैट क्लियर? कम ऑन। ये SAE 402 को सपोर्ट करता है, क्योंकि 3402 में जो रिपोर्ट आएंगी वो एविडेंस के रूप पे यूज करी जा सकती हैं 402 में, या एविडेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, एविडेंस को फर्दर ऑब्टेन करने के लिए यूज की जा सकती है SA 402 में। डन? आ जाओ। देन SO क्या होती है? बेसिकली एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो यूजर एंटिटी को सर्विस देती है, जो यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रेलेवेंट होती है, राइट। रेलेवेंट फॉर यूजर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल एज इट रिलेट्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेट नहीं करती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज, तो भाई साहब SAE 3402 नहीं लगेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स के ऊपर। डन? आइए जी। देन यूजर एंटिटी क्या है? जो SO के सर्विसेज को यूज करती है। अब क्यों है SO के अंदर जो कंट्रोल्स हैं वो क्यों रेलेवेंट हैं? तो वो इसलिए रेलेवेंट हैं क्योंकि उन कंट्रोल्स का डायरेक्ट इंपैक्ट यूजर एंटिटी की किस पे आ सकता है? असर्शंस पे आ सकता है अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिलेटेड टू अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर्स। और सीधा सीधा आपको SO के कंट्रोल से एविडेंस मिल सकते हैं जिनको ऑडिटर इवैल्यूएट कर सकता है फॉर अचीविंग दी ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एग्जांपल मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, आप लोग वीडियो पॉज करके रिकॉर्डिंग वाली रिवीजन वाली वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बस इसमें यही था कि एक एंटिटी ने अपनी पेरोल प्रोसेसिंग जो है वो आउटसोर्स कर दी है, और अब जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसने कंट्रोल्स बना रखे हैं ताकि पेरोल प्रोसेसिंग में जो गवर्नमेंट को रेमिटेंस होती है वो टाइमली बेसिस पे हो। नाउ दैट कंट्रोल इज रेलेवेंट फॉर द यूजर एंटिटी। इज दैट क्लियर? आ जाइए। नाउ यूजर ऑडिटर कौन है? जो ऑडिट एंड रिपोर्ट कर रहा है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूजर एंटिटी। सर्विस ऑडिटर कौन है? वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो एट द रिक्वेस्ट ऑफ SO एश्योरेंस देगा ऑन द कंट्रोल्स एट SO पे, ऑन द कंट्रोल्स एट SO पे। यूजर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूजर एंटिटी। सर्विस ऑडिटर क्या करने वाला है? कंट्रोल्स ऑफ SO पे एश्योरेंस रिपोर्ट देने वाला है। बताइए ये बात क्लियर है? कम ऑन, आ जाओ। देन ऑब्जेक्टिव, तीन ही बातें ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्टिव को पहले दो पार्ट में बांट दो, एक तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, फिर रिपोर्ट करना है उन्हीं मैटर्स पे जिन पे हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे। अब वो मैटर्स कौन से जिन पे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है? तीन मैटर्स हैं, डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस तभी ही जब आपकी टाइप टू रिपोर्ट जा रही है एंगेजमेंट के टर्म्स में लिखा हुआ है, अदरवाइज सिर्फ डिस्क्रिप्शन और डिजाइन, राइट। सबसे पहले हम बताएंगे क्या डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट करता है सिस्टम के डिजाइन को और इंप्लीमेंटेशन को। क्या जो डिस्क्रिप्शन SO ने दिया है वो फेयरली प्रेजेंट करता है सिस्टम के डिजाइन को और इंप्लीमेंटेशन को? पार्ट 1। पार्ट 2, क्या जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो सूटेबली डिजाइंड है? डिस्क्रिप्शन के बाद क्या था? डिजाइन। क्या जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो सूटेबली डिजाइन है टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव? और याद रखिएगा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव सेट करना, उसके लिए कंट्रोल्स बनाना SO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरी बात, क्या कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हैं टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स? यहां पे आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल को अपनी रिपोर्ट में भी इंक्लूड करेंगे। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन। अच्छा, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट के बीच में डिफरेंस क्या है बता देता हूं, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव बताइए। क्लियर हुआ? रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है तीन बातों को लेके, तीसरी बात सिर्फ टाइप 2 और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे डिपेंड करती है, और दूसरा पार्ट है कि उन्हीं तीन मैटर्स फिर आपने क्या करनी है? रिपोर्ट करनी है एज पर योर फाइंडिंग्स। डन? आ जाओ। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में क्या फर्क है? देखिए, टाइप 1 रिपोर्ट जो जाएगी उसमें पहले तो डिस्क्रिप्शन होगा, फिर डिस्क्रिप्शन और डिजाइन पे ध्यान सुनिएगा, जो रिटर्न असर्शन होंगी SO की वो होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये स्पेसिफाइड डेट पे होगा सब कुछ। टाइप 2 रिपोर्ट में पहले डिस्क्रिप्शन होगा, फिर जो असर्शंस बोल रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो क्लेम्स कर रहा है वो होगा किस पे? डिस्क्रिप्शन पे। कम ऑन, डिस्क्रिप्शन पे, और साथ में किसके? डिजाइन पे और आपकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे। फर्क क्या है? ये पूरे के पूरे पीरियड के लिए होने वाला है। इज दैट क्लियर? और फाइनली हमारी रिपोर्ट जाएगी। टाइप 1 रिपोर्ट में तीन बातें आएंगी। पहले एक डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गया,
फिर टाइप 1 में ही आपकी असर्शंस हो गई कि भाई डिस्क्रिप्शन जो है हमारा फेयरली प्रेजेंट कर रहा है किसको, डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन को, हमारा जो कंट्रोल्स डिजाइंड हैं वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में केपेबल हैं। और फिर हमारी रिपोर्ट जाएगी एश्योरेंस रिपोर्ट, जिसमें हम बताएंगे रीजनेबल एश्योरेंस किन मैटर्स पे, जो मैटर्स ऊपर थे। यहां पे भी हमारी एश्योरेंस रिपोर्ट जाएगी किन मैटर्स पे, हमारे पास यहां पे 3 मैटर्स थे, एक तो डिस्क्रिप्शन, दूसरा डिजाइन और तीसरा हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी कि हम लोग जो है उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे भी रिपोर्ट करने वाले होते हैं टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन। जैसे हमने पढ़ाई करी थी वैसे हम रिवाइज करेंगे। इन टॉपिक्स के बाद सीधा आ जाइए मेरे साथ यहां पे और यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप टाइप 2 रिपोर्ट दे रहे होंगे तो आपको कुछ एडिशनल मैटर्स भी जो है लिखने पड़ेंगे। आप ओपिनियन सेक्शन के बाद एक सेपरेट सेक्शन जो है ऐड करेंगे जिसमें आप डिस्क्राइब करेंगे कि हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया है और उसके रिजल्ट्स ये आए हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल को डिस्क्राइब करते समय आप बताएंगे कौन से कंट्रोल्स आपने टेस्ट किए थे, क्या आपने सारी ट्रांजैक्शन टेस्ट करी थी, सारे आइटम्स टेस्ट किए थे, या आपने सैंपलिंग बेसिस पे टेस्टिंग करी थी, कौन से कंट्रोल्स, सारे या सैंपलिंग, उसके बाद किस तरह के टेस्ट थे। इससे होगा क्या, यूजर ऑडिटर जो है अपने रिस्क असेसमेंट पे इसका इंपैक्ट अच्छे से कंसिडर कर पाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारी बात शुरू हो गई किसके बारे में, डेविएशंस के बारे में। अगर डेविएशंस आइडेंटिफाई की थी तो आपको बताना पड़ेगा कितनी एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग थी जिससे आप वो डेविएशन तक पहुंचे। बेसिकली आपको सैंपल साइज बताना पड़ेगा अगर आपने सैंपलिंग करी थी, और आपको साथ साथ में नंबर एंड नेचर ऑफ डेविएशन बतानी पड़ेगी। आपको डेविएशन रिपोर्ट करनी ही करनी है चाहे कंट्रोल्स अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी कर रहे हो। बात करते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन की, तो 4 कारण है जिसकी वजह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। 4 कारण कौन कौन से हैं? कम ऑन। नंबर 1 वही डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड नो एविडेंस। तो डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट नहीं कर रहा है डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन को, डिजाइन नहीं है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने लायक कंट्रोल्स के, फिर उसके बाद कंट्रोल जो है ऑपरेटिंग इफेक्टिवली नहीं था थ्रू आउट द पीरियड। कम ऑन, यस और नो, यस और नो। फिर उसके बाद हमारे पास जो है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया सर्विस ऑडिटर, तो हम लोग क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे और क्लियर डिस्क्रिप्शन देंगे फॉर दी ऑल दी रीजंस इन दी मॉडिफिकेशन। क्या बोलती पब्लिक? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्यूमेंटेशन। हमारी डॉक्यूमेंटेशन कैसी हो, एक एक्सपीरियंस सर्विस ऑडिटर जिसका पहले कोई कनेक्शन नहीं था एंगेजमेंट से, उसको समझ आ जाए ऐसी हो। क्या समझ आ जाए? NET ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म्ड टू कंप्लाई विद दिस SAE। कम ऑन। नंबर 2 क्या देखना था हमने, रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड द एविडेंस ऑब्टेन्ड। एंड नंबर 3 वेरी सिंपल, सिग्निफिकेंट मैटर्स, कंक्लूजन रीच देयर ऑन एंड द जजमेंट्स मेड इन रीचिंग ऑन दोस कंक्लूजंस। फीलिंग प्राउड इंडियन। खत्म। जितना अभी तक पढ़ा था मात्र और मात्र 8 मिनट 40 सेकंड के अंदर रिवाइज कर दिया हमने। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, आ जाइए, ये लीजिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसके वो लप्पू से टॉपिक पढ़ने हैं। ओके, तो अब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, और इसमें हम लोग 2 लप्पू से टॉपिक करेंगे। कंटेंट जिनमें है ना, टेक्निकल थोड़े से हैं, कुछ नई चीजें आएंगी तो समझ लेंगे। सबसे पहले हाउ सच एन एंगेजमेंट इज प्रोसीडेड विद। इसमें 12 पॉइंट है, 12 में से 12वां वाला तो वैसे हटा दो क्योंकि 12वां वाला रिपीट हो रहा है 11वें के आखिरी में। अब 11वां वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आस्किंग फॉर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। जब आप एश्योरेंस दे रहे हैं ऑन कंट्रोल्स ऑफ SO, तो आप मैनेजमेंट से किस किस बात के लिए क्या लेने वाले हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने वाले हैं, उस पर चर्चा होने वाली। ओके, तो सबसे पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वी विल रीअफर्म द असर्शंस अकंपनिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। डिस्क्रिप्शन में जो जो बातें SO क्लेम कर रही थी हम उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में ले लेंगे। राइट, वही बेटा, डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट करता है। कम ऑन, डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट करता है। कंट्रोल्स आर डिजाइन टू अचीव कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। और अगर टाइप 2 रिपोर्ट की बात चल रही है तो हम लोग एक और उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं, दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। नंबर 1। नंबर 2 कि भाई साहब, मैनेजमेंट दैट यू हैव प्रोवाइडेड द सर्विस ऑडिटर विद ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस विच यू अग्रीड टू। अच्छा, नंबर 3 दैट यू हैव डिस्क्लोज टू द सर्विस ऑडिटर द फॉलोइंग इफ यू आर अवेयर ऑफ एनी ऑफ देम। नंबर 1 नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन, फ्रॉड और अनकरेक्टेड डेविएशन जिनका इंपैक्ट आता है यूजर एंटिटी पे। नंबर 2 डिजाइन डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। नंबर 3 इंस्टेंसेस वेयर कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटेड एज डिस्क्राइब्ड। एंड नंबर 4 सब्सिक्वेंट इवेंट। अब सब्सिक्वेंट इवेंट कौन से पीरियड के बीच में, पीरियड कवर्ड बाय डेट ऑफ द SO's डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम अप टू द डेट ऑफ द सर्विस ऑडिटर्स एश्योरेंस रिपोर्ट। ऐसे इवेंट, ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट जिनका इंपैक्ट आ सकता था सर्विस ऑडिटर की एश्योरेंस रिपोर्ट पे। बस ये 11th आपने याद रखना है। 11th का लास्ट पार्ट ही 12th पॉइंट है, उसको इग्नोर कर दीजिए। अब 10th पे चलते हैं। अगर एंटिटी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन है
तो आपने इंटरनल ऑडिट फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है ये ऑब्टेन करनी है, वहां पे एक्टिविटीज क्या परफॉर्म हो रही है ये पता करना है, और फाइनली आपने देखना है कि ये रेलेवेंट कैसे होने वाला है फॉर आवर एंगेजमेंट इन ऑर्डर फॉर द सर्विस ऑडिटर टू यूज द स्पेसिफिक वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। दैट्स इट। हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, एक्टिविटीज देखी, एंड फाइनली चेक किया हाउ इट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर द एंगेजमेंट इन विच सर्विस ऑडिटर कैन यूज द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। दैट्स इट। देन इन 3 पार्ट्स को हम ज्यादा चर्चा में लेके आएंगे ही नहीं। क्यों? इसमें बात वही है कि आपको एविडेंस ऑब्टेन करने दैट कंट्रोल्स जैसे डिस्क्राइब थे वैसे ही है, यानी वही डिस्क्रिप्शन। नंबर 2, कंट्रोल्स आर डिजाइन टू अचीव कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रोल अपने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, इस बात को लेकर एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। एंड नंबर 3, कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड, इस बात को लेकर ऑडिट एविडेंस हम ऑब्टेन करने वाले हैं। डन। तो 5 बल्कि हमने 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 तो निपटा दिए। अब बच गए हमारे पास क्या? बाकी 6। बाकी 6 में से सबसे पहले वाला देखो, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। सर्विस ऑडिटर को कंप्लाई करना रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। कम ऑन। अच्छा जी। दूसरा, आपने क्या करना है? सर्विस ऑडिटर को इंक्वायर करना है, रिक्वेस्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, इंटरैक्ट करना है एसओ से जब भी जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए उसको एप्रोप्रिएट पर्संस को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए विद इन द एसओस मैनेजमेंट और गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इंक्वायर करना है, रिक्वेस्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, इंटरैक्ट करना है व्हेन एवर रिक्वायर्ड। फॉर दैट पर्पस ही मस्ट डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट पर्सन इन द मैनेजमेंट। अच्छा जी। देन एक्सेप्टेंस एंड चेंजेस इन टर्म, थोड़ा सा टेक्निकल बट कोई बात नहीं। फर्स्ट पॉइंट वेरी इजी, एक्सेप्ट करने से पहले अपनी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस चेक कर लो। ऐसे 220 में भी होता था कि भाई हमें अपनी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग दी एंगेजमेंट। नंबर 2, आपको यह एश्योर करना है कि जो क्राइटेरिया यूज करती है एसओ टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम वो सूटेबल है और यूजर एंटिटी और उसके ऑडिटर को अवेलेबल रहेगा। राइट? जो क्राइटेरिया यूज करती है अपनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम वो सूटेबल है और यूजर एंटिटी और उसके ऑडिटर को अवेलेबल रहेगा, और जो स्कोप है एंगेजमेंट का और जो एसओ का डिस्क्रिप्शन है अपने सिस्टम का वो इतना लिमिटेड नहीं होगा दैट दे आर अनलाइकली टू बी यूजफुल फॉर यूजर एंटिटी एंड देयर ऑडिटर। यानी डिस्क्रिप्शन आप लोग डिटेल में दीजिए, डिस्क्रिप्शन को लिमिटेड मत रखिए। अगर एसओ आपके पास आता है और बोलता है भाई चेंज कर लो स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, हमें रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे दो, हम कर लेंगे। इज दैट क्लियर? देन एसओ ने जो क्राइटेरिया यूज करके डिस्क्रिप्शन दिया है किसका? अपने सिस्टम का, सर्विस ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि भाई साहब वो सूटेबल क्राइटेरिया का जो डिस्क्रिप्शन है वो सही है या नहीं है। बेसिकली वो क्राइटेरिया जो है वो सूटेबल है या नहीं है। इज दैट क्लियर? ऑब्वियसली टाइप टू रिपोर्ट जहां भी आएगी 2 चीजें अपने आप एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा, एक तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और एक थ्रू आउट द पीरियड। आइए फिर हम लोग मटीरियलिटी डिटरमाइन करेंगे और हम उसे कंसिडर भी करेंगे। क्या कब कंसिडर करेंगे? वही आपका डिस्क्रिप्शन, डिजाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट करते समय वी नीड टू कंसिडर द मटीरियलिटी ऑल्सो। आ जाइए। देन उसके बाद हम लोग ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसओ सिस्टम, जैसे कि हम लोग 315 में अंडरस्टैंड करते थे आईसी को, वैसे ही यहां पे हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को, इंक्लूडिंग द कंट्रोल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। कम ऑन। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ बातें हो गई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं और अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की। ये थोड़ा और टेक्निकल है लेकिन है ये भी लप्पू सा ही टॉपिक। जिसका बेस क्लियर है उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बेस क्लियर हमने आज की क्लास के शुरू के 9 मिनट में कर लिया था। आइए, रिपोर्ट में सबसे पहले टाइटल होगा, टाइटल में हम लोग क्लैरिफाई करेंगे भैया दिस इज इंडिपेंडेंट सर्विस ऑडिटर्स एश्योरेंस रिपोर्ट। देन आ जाएगा एड्रेसी, फिर होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में जरा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कवर्ड नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री यूजर कंट्रोल, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे, कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल अगर रेफर कर रहा है डिस्क्रिप्शन में तो हम लोग साफ बोलेंगे कि भैया हमने इनको इवेल्युएट नहीं किया है। क्यों? याद है ना, कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल, यूजर एंटिटी के कंट्रोल्स लगे हुए हैं, उनकी बात चल रही है, उनको तो हम लोग इवेल्युएट कर ही नहीं सकते। तो अगर डिस्क्रिप्शन में कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल है तो हम एक स्टेटमेंट देंगे कि हमने सर्विस ऑडिटर ने उनको इवेल्युएट नहीं किया है। इज दैट क्लियर? कम ऑन। ओके। और साथ साथ में आपने ध्यान रखना है, अगर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको बताना पड़ेगा कि सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की एक्टिविटीज जो है वो कर रही है। डन लीजिए। फिर क्राइटेरिया को और जो पार्टी है जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई कर रही है उनको आइडेंटिफाई करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे, और रिपोर्ट में हम लोग डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट में हम लोग क्या बताने वाले हैं, हम सबको पता है कि भाई रिपोर्ट में हमारे पास क्या क्या आएगा, टाइप 1 रिपोर्ट है, टाइप 2 रिपोर्ट है। बस टाइप 2 रिपोर्ट में एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। राइट? और दोनों ही रिपोर्ट में एक बात लिखी होगी क्या, कि भाई दीज आर इंटेंडेड ओनली फॉर यूजर एंटिटी एंड देयर ऑडिटर्स।
अगर आप बोल रहे हैं टाइप टू रिपोर्ट में एक्स्ट्रा क्या आएगा, बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं, याद करो, ये पूरा का पूरा हमने रिवाइज कर लिया था। टाइप टू रिपोर्ट में एक्स्ट्रा क्या क्या आता है ना। आ जाओ, बस रिपोर्ट में एक बात ध्यान रखिएगा, आप क्लियरली बताएंगे दैट इट इज ओनली रेलेवेंट फॉर यूजर एंटिटी एंड द यूजर ऑडिटर। इज दैट क्लियर? बोलिए। देन अ स्टेटमेंट कि भाई एसओ किस किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है डिस्क्रिप्शन के लिए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है सर्विसेज कवर्ड बाय डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए कि क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है वो अचीव करना चाहते हैं, राइट। और साथ साथ में डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल्स टू अचीव दी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। डन। तो फिर से डिस्क्रिप्शन के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्टेट करने के लिए, और ऐसे कंट्रोल्स डिजाइन और इंप्लीमेंट करने के लिए जिससे वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हो। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, सर्विस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे कि भाई सर्विस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। जो एसओ ने डिस्क्रिप्शन दिया है डिजाइन का, हम लोग उस पर जो है रिपोर्ट करने वाले हैं, और टाइप टू रिपोर्ट में हम लोग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे भी रिपोर्ट करने वाले हैं। फिर एक स्टेटमेंट कि हमने जो एंगेजमेंट परफॉर्म किया है वो इन अकॉर्डेंस विद एसए E3402 किया है, जिसमें हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स सारी की सारी कंप्लाई करी है, प्रॉपर्ली प्लान एंड परफॉर्म किया है, रीजनेबल एश्योरेंस हमने जो है वो ऑब्टेन करी है। किस बात को लेके? वही डिस्क्रिप्शन को लेके, डिजाइन सूटेबिलिटी को लेके, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को लेके। ओके, फिर हम लोग एक समरी देंगे हमने क्या प्रोसेस लगाए थे, एक स्टेटमेंट देंगे कि एविडेंस जो ऑब्टेन किया वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है, और अगर टाइप 1 रिपोर्ट है तो हम लोग क्लियरली बताएंगे हमने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को लेके कोई भी काम नहीं किया है। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशन ऑन कंट्रोल भी बताएंगे, और टाइप 2 के केस में एक और रिस्क का हम लोग जिक्र करेंगे, द रिस्क ऑफ प्रोजेक्टिंग टू फ्यूचर पीरियड्स द इवैल्यूएशन ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। मैंने आपको क्लास में समझाया था कि आपने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे ओपिनियन तो दे दिया, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि आप इसी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को अगर फ्यूचर में प्रोजेक्ट करेंगे तो उस बात के रिस्क का हम लोग जिक्र कर देंगे। के पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, हमने अपना ओपिनियन पॉजिटिव फॉर्म में देना है। ऑब्वियसली बात है, टाइप 2 में हमारा ओपिनियन 3 स्टेटमेंट के फॉर्म में जाएगा कि भाई डिस्क्रिप्शन जो है वो फेयरली प्रेजेंट करता है सिस्टम जो डिजाइन और इंप्लीमेंटेड है, कंट्रोल्स जो है, जरा ध्यान से, कंट्रोल्स जो है आपके प्रॉपर्ली डिजाइन है ताकि कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए, और कंट्रोल्स जो हैं हमने टेस्ट किए और रीजनेबल एश्योरेंस हमने ऑब्टेन किया है कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को हमने टेस्ट किया है और वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड। टाइप 1 रिपोर्ट में फर्क क्या क्या आ जाएगा? टाइप 1 रिपोर्ट में एक तो स्पेसिफाइड डेट की बात होगी, डिस्क्रिप्शन और आपके साथ साथ में कंट्रोल डिजाइन की बात होगी, वो भी स्पेसिफाइड डेट पे ही। जबकि टाइप 2 रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एज वेल एज ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की बात होती है, और ये बार बार बात जो करता है वो थ्रू आउट द पीरियड की कर रहा होता है। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन। फिर उसके बाद कोई भी टेंशन की बात नहीं, फिर तुम्हारे पास डेट है, सिग्नेचर है, प्लेस है। डेट में सर्विस ऑडिटर एश्योरेंस रिपोर्ट की डेट आ जाएगी, ऑब्वियसली वो उस डेट से पहले नहीं हो सकती जब आपने एविडेंस ऑब्टेन किया था। सिग्नेचर, रिपोर्ट शुड बी साइंड बाय द प्रैक्टिशनर। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, आपको साथ साथ वो स्पेसिफिक लोकेशन भी देनी है, एंड आज की डेट में यूडिन भी इसके अंदर आ जाएगा। ओके, पेशेंस लगते हैं थोड़े से, काम हो जाता है भाई पूरा, लगभग 20 मिनट में पूरा ऐसे ही आपका रिवाइज्ड है हमारे पास। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, डन। चलिए जी, तो यहाँ पे क्लास को करते हैं स्टॉप, आपको देते हैं शाबाशी और करते हैं आपसे थोड़ी सी बातचीत। देखो क्लास की, चलिए एसए 3420 हम लोग जो है वो रिवाइज करने वाले हैं। एसए 3420 बात करता है एश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके, ठीक है। एश्योरेंस एंगेजमेंट किसके लिए? एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रोफोफी। व्हाट इज प्रोफोफी? व्हाट इज प्रोफोफी? परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रोफोफी इंक्लूडेड है, प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रोफोफी इंक्लूडेड है। आप उस पे एश्योरेंस जो है वो ऑब्टेन करने वाले हैं, उस पे जो है रिपोर्ट करने वाले हैं, तो आपका ऐसे ही 3420 लग जाता है, राइट। बेसिक फ्लो क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक होगी रिस्पॉन्सिबल पार्टी, वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या करेगी? सबसे पहले सोर्सेज को आइडेंटिफाई करेगी, उस सोर्स से अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगी, और फिर उस अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एडजस्टमेंट्स लगाएगी। ये सब क्या होता है अभी समझा दूंगा। एडजस्टमेंट्स लगाएगी और फिर अपनी प्रोफोफी को कंपाइल करेगी, राइट। यहां पे प्रैक्टिशनर का रोल क्या है? प्रैक्टिशनर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा कि जो प्रोफोफी की कंपाइलेशन हुई है दैट इज इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया। प्रोफोफी की कंपाइलेशन कैसे होती है? सोर्स आइडेंटिफाई होगा, वहां से अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी, उस पर एडजस्टमेंट लगाई जाएगी, उस पर एडजस्टमेंट लगाने के बाद जो है आप लोग प्रोफोफी को कंपाइल करेंगे। आप लोग मतलब रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इज दैट क्लियर? कम ऑन, बोल दीजिए। अच्छा जी, अब
आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भैया प्रूफ ऑफ फी होती क्या है। अच्छा, याद रखिए हम उस प्रूफ ऑफ फी का ऑडिट कर रहे हैं जो किसके अंदर इंक्लूड है, प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड है। तो प्रूफ ऑफ फी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है विद एडजस्टमेंट्स। प्रूफ ऑफ फी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है विद एडजस्टमेंट्स, और वो क्या इलुस्ट्रेट करती है, इंपैक्ट ऑफ इवेंट और ट्रांजैक्शन एज इफ दैट इवेंट हैड अकर्ड और ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस एट अ सिलेक्टेड अर्लियर डेट। कम ऑन, प्रूफ ऑफ फी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आपको एडजस्टमेंट्स के साथ, जो आपको एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट दिखाती है, किन एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट, इवेंट्स और ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट का इंपैक्ट, एज इफ वो इवेंट अकर हुए थे एट अ सिलेक्टेड अर्लियर डेट। कम ऑन, प्रूफ ऑफ फी आपके पीएनएल के फॉर्म में भी हो सकती है, बैलेंस शीट के फॉर्म में भी हो सकती है, नोट्स के अंदर भी आपको प्रूफ ऑफ फी मिल सकती है। कम ऑन, कम ऑन। अच्छा जी, देखिए जरा, प्रूफ ऑफ फी डज नॉट रिप्रेजेंट एंटिटीज एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लो। मैंने कितनी बार बताया, आपके जो एक्चुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है बाबू वो अलग है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये सारी बातें सिर्फ क्लास के लिए थी, मैंने आपको पढ़ा दी थी। इवन ये फ्लो भी सिर्फ क्लास के लिए था, मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये आपके काम का नहीं था, बेसिक जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको रिवाइज कराया। अब चलते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, practitioner is going to obtain reasonable assurance that whether proof of fee has been compiled in all material respect by the responsible party as per acceptable criteria. हाँ जी, proof of fee compiled by responsible party as per applicable criteria, and finally I will report as per my finding, यानी practitioner will report as per his finding. नाउ एप्लीकेबल क्राइटेरिया क्या होता है? एप्लीकेबल क्राइटेरिया बेसिकली एक ऑथराइज और रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने सेट कर रखा हो या लॉ और रेगुलेशन ने सेट कर रखा हो, और अगर ऐसा नहीं है तो इट कैन बी डेवलप्ड बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अच्छा जी, कंपाइलेशन ऑफ प्रूफ ऑफ फी, क्या क्या स्टेप्स हैं ये आपको वैसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, बट मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले सोर्स को आइडेंटिफाई करो, वहां से अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो, उस पर एडजस्टमेंट्स लगाओ, फिर आप प्रूफ ऑफ फी को कंपाइल करो, उन्हें प्रेजेंट करो। कम ऑन, आ जाओ जी। देन नेचर ऑफ प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपली स्पीकिंग प्रूफ ऑफ फी की कंपाइलेशन के लिए प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है जो रिस्पॉन्सिबल रहने वाली है इसके लिए। प्रैक्टिशनर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रीजनेबल एश्योरेंस दैट प्रूफ ऑफ फी हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मिलिटरी रिस्पेक्ट एज पर बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया एंड टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद हिज फाइंडिंग्स। अच्छा जी, स्टेप्स इन्वॉल्व। नाउ यहां से आपका मेन स्टैंडर्ड जो है वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले आप प्रूफ ऑफ फी का एंगेजमेंट कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उसकी प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या लेंगे, ओपिनियन कैसे बनाएंगे और रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। कम ऑन गाइस, बोल दीजिए। अब मेरी बात को सुनिए, आप एंगेजमेंट कैसे एक्सेप्ट करेंगे, इस पर हमने बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी। कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले भैया अपनी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस जान लो। रेफर आप एसए 220 और एसक्यूसी 1 को भी कर सकते हो ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहां के लिए एसएई 3420 आपको बोलता है फर्स्ट चेक योर कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। इसके हमने कुछ ऐसे ही रनिंग नोट्स भी बनाए थे, याद है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया मस्ट बी सूटेबल ऑन अवर। ये हम कैसे चेक करने वाले हैं? जो हमें प्रिलिमिनरी नॉलेज मिली है हमारी एंगेजमेंट से रिलेटेड बातों से। एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया मस्ट बी सूटेबल बेस्ड ऑन अवर प्रिलिमिनरी नॉलेज, एंड इन एनी केस द कंपाइल्ड प्रूफ ऑफ फी शुड नॉट बी मिसलीडिंग। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट टेक्निकल पॉइंट था। हम लोग देखेंगे क्या वर्डिंग ऑफ ओपिनियन एलआर ने तो प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है, क्या वर्डिंग ऑफ ओपिनियन एलआर ने तो प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है। अगर कर रखी है तो हम उस वर्डिंग को इवैल्यूएट करेंगे, अगर कर रखी है तो हम उस वर्डिंग को इवैल्यूएट करेंगे ये जानने के लिए क्या प्रैक्टिशनर अपना ओपिनियन दे पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म्ड अंडर दिस एसएई। क्या लॉ और रेगुलेशन ने वर्डिंग तो प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है ओपिनियन की, अगर कर रखी तो हम उसे इवैल्यूएट करेंगे। क्या इस वर्डिंग के चलते प्रैक्टिशनर अपना ओपिनियन जो है वो दे पाएगा, क्या प्रैक्टिशनर जो है अपना ओपिनियन दे पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म्ड अंडर दिस एसएई। ठीक है जी, वर्डिंग ऑफ एलआर। देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जिस सोर्स से अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा रही है, क्या वो सोर्स की ऑडिट और रिव्यू हुआ था, तो क्या वहां पे मॉडिफिकेशन थी ऑडिट और रिव्यू में या यूएम था। अगर हां तो हम लोग ये चेक करते हैं क्या लॉ और रेगुलेशन आपको प्रोहिबिट कर रहा है टू रेफर दैट मॉडिफिकेशन और यूएम। अगर कर रहा है तो हम नहीं करेंगे उसको रेफर, नहीं कर रहा तो हम रेफर कर देंगे। कम ऑन, जिस सोर्स से आपने अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है वो सोर्स ऑडिटेड और अगर रिव्यू था तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन और ईओएम था। अगर हां तो हम चेक करेंगे क्या लॉ और रेगुलेशन हमें अलाउ करता है वो रेफर करने के लिए या प्रोहिबिट करता है, हमें चेक करना है। ओके, बस यहां पे यू की जगह पे आरपी कर लीजिएगा। आरपी एक्सट्रैक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स।
विच वॉज ऑडिटेड और रिव्यूड, है ना, इट वॉज मॉडिफाइड और इंक्लूडेड EOM, तो हमें चेक करना है कि L और R हमें अलाउ करता है टू रेफर सच मॉडिफिकेशन और EOM। अच्छा जी, देन उसके बाद इधर देखिए जरा प्लीज, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट पार्ट था कि भाई साहब जहां पे प्लीज अगर हमारा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिट नहीं हुआ था, अगर हमारा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर ऑडिट नहीं हुआ था, बेसिकली हमारे सोर्सेज जो है वो ऑडिटेड नहीं थे, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑडिटेड नहीं थे, रिव्यू नहीं थे, तो practitioner will evaluate whether he will be able to understand the accounting and financial reporting systems and procedures, come on, financial reporting practices to perform the engagement, right? और अगर हमारी जो इवेंट और ट्रांजैक्शन है उसमें एक्विजिशन इंक्लूडेड है, याद है एडजस्टमेंट करनी थी बिकॉज ऑफ इवेंट और ट्रांजैक्शन, और अगर वो इवेंट और ट्रांजैक्शन जो है वो एक्विजिशन से रिलेटेड है, और जो एक्वायरी है उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कभी ऑडिट और रिव्यू नहीं हुआ था, तो फिर से प्रैक्टिशनर चेक करेगा क्या मैं एक्वायरी के अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर पाऊंगा, एक्वायरी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर पाऊंगा, एक्वायरी के अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर पाऊंगा या नहीं। ये सब चल रहा है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस से पहले। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट लेंगे रिस्पॉन्सिबल पार्टी के साथ कि वो मानती है और जानती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली बात डिस्क्लोजिंग डिस्क्राइबिंग एप्लीकेबल क्राइटेरिया को लेके, दूसरी बात कंपाइलिंग द प्रो फी प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन on the basis of applicable criteria, तीसरी बात providing the access to the practitioner, किस किस का, all information that is required, additional information that is requested, access to those within the entity from whom practitioner determines it necessary to obtain audit evidence, and in case of acquisition access to appropriate individuals within the inquiries in a business combination, right आ जाओ। देन हमने चर्चा करी कि भाई आप लोग जो है वो प्लानिंग कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपके साथ एक छोटा सा जो है प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चार्ट शेयर किया था, वो कुछ इस प्रकार का है, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। तो सबसे पहले याद करें प्लानिंग परफॉर्मिंग करने कहाँ गए थे, AMU गए थे। A से क्या था एप्लीकेबल क्राइटेरिया, M से क्या था मटीरियलिटी, U से क्या था हमारे पास अंडरस्टैंडिंग। AMU जाके क्या किया था, एविडेंस ऑब्टेन किया था, कहां से, सोर्स से, कैसे एक्सट्रैक्ट करके क्या किया था, एविडेंस ऑब्टेन किया था, है ना। फिर हमने क्या किया था, प्रेजेंटेशन की थी और रीडिंग की थी, है ना। तो A से था एप्लीकेबल क्राइटेरिया, M से है मटीरियलिटी, U से है अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एविडेंस, सोर्स, एक्सट्रैक्ट, एविडेंस, प्रेजेंटेशन, रीडिंग। अब एप्लीकेबल क्राइटेरिया, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में एप्लीकेबल क्राइटेरिया पे आप सबसे पहले क्या बोलना चाहते हो कि भाई एप्लीकेबल क्राइटेरिया चेक करेंगे सूटेबल है कि नहीं। देन वी विल कंसिडर द मटीरियलिटी टू डिटरमाइन दैट प्रो फो फी कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया। Then we will obtain the understanding how pro fo fee was compiled and the related circumstances. अच्छा जी, then we will obtain the evidence about appropriateness of source. Then if source is not audited or reviewed, तो हम appropriateness of source को चेक करेंगे, है ना। Then हम लोग extract करेंगे unadjusted financial information, हम देखेंगे properly extracted है कि नहीं, वो responsible party ने करनी थी, हम चेक करेंगे properly extracted है कि नहीं। come on। देन हम अब एविडेंस दोबारा ऑब्टेन कर रहे हैं, पहले याद रखिएगा सोर्स के लिए एविडेंस था, अब एडजस्टमेंट्स के लिए एविडेंस है। फिर हम लोग प्रूफ ऑफ फी की प्रेजेंटेशन को इवैल्यूएट करेंगे, ढंग से प्रेजेंटेड है कि नहीं। फिर हम लोग प्रोस्पेक्टस में जो अदर इंफॉर्मेशन है उसको रीड कर लेंगे टू आइडेंटिफाई व्हाट, मटीरियल इनकंसिस्टेंसी। कम ऑन, टू आइडेंटिफाई व्हाट, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, मटीरियल इनकंसिस्टेंसी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी बता दो मुझे, पक्का। ग्रेट, आइए जी। देन इसके बाद हमने बात करी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की। अभी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का क्या चक्कर था, सुनिए बड़ा ध्यान से जरा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने लेनी है कि भैया एक तो जितनी भी आपकी प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट होनी थी वो सारी आइडेंटिफाई हो गई हैं, और फिर आपकी प्रोफो फी हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया। फिर से हम प्रोफो फी को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी से। नंबर 1, all appropriate performa adjustments have been identified. फिर उसके बाद performa financial information has been compiled in all material respect as per applicable criteria. Done. बोल दीजिए हाँ के ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो जी, हम लोग बात करते हैं आज की रिवीजन वीडियो में SAE 3420 के नेक्स्ट पार्ट पे। हम बात कर रहे हैं ओपिनियन पे, राइट। तो सबसे पहली बात ओपिनियन में यह आती है कि मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात सबको पता है। व्हेन प्रो फो फी
हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया। ये लाइन अभी तक जिसको याद नहीं हुई है प्लीज याद कर लो, कम से कम नहीं तो हमने 2 क्लास के अंदर इसे 50 से ज्यादा बार तो रिपीट कर दिया है, 50 तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, राइट। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब जाता है, कोई आपसे पूछ ले, आपके लिए देखो एक एमसीक्यू है यहाँ पे कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब जाएगा, जब प्रो फो फी कंपाइल करती है ऑल मिटल रिस्पेक्ट में बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। डन। मॉडिफाइड कब जाएगा, मॉडिफाइड में यहां पे 2 अलग ही बातें चल रही हैं। नंबर 1, लॉ और रेगुलेशन आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, लॉ और रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट करता है प्रोस्पेक्टस में मॉडिफाइड ओपिनियन देने से, लेकिन फिर भी आपको लगता है मॉडिफाइड ओपिनियन जाना जरूरी है। किसके पास जाएंगे जल्दी बताओ, डिस्कस द मैटर विद द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ओके, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एग्री नहीं करती तो भाई साहब वर्क विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट और कंसिडर सीकिंग लीगल एडवाइस। इजी इजी। अच्छा, अगर लॉ रेगुलेशन ऐसी कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है तो आपने सिंपली फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरेंस एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट लगानी है। फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरेंस एंगेजमेंट कुछ नहीं है बेटा, एक वो सीरियल नहीं आता था, बोलते ना बेटा ये मत बोलो ये बोलो, एक आता था ना बहुत बड़ा मीम भी चला था वो, बेटा ये मत बोलो ये बोलो, मतलब पहले ऐसा कोई हिंदी में ना बोल के इंग्लिश में बोलो, ऐसा कुछ आता था, पता नहीं किसी को याद हो तो बताना, एक मीम था बहुत ज्यादा। तो बेटा स्टैंडर्ड्स ना बोल के, हाँ मोनिशा बेटा, हाँ बिल्कुल देखा मोनिशा बेटा, वो वाला मीम बेटा। तो सीए फाइनल वाले बच्चों आप स्टैंडर्ड्स ना बोल के क्या बोलो, फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरेंस एंगेजमेंट्स, इट फील्स गुड, है ना। बिकॉज स्टैंडर्ड, हाँ देखो बेटा स्टैंडर्ड्स मत बोलो, ये तो मिडिल क्लास होता है ना, क्या बोलो, फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके, तो याद रखें कि भाई मॉडिफाइड ओपिनियन अगर लॉ रेगुलेशन आपको प्रोहिबिट नहीं करता है तो आप लोग रिक्वायरमेंट लगाएंगे किसकी, फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स की रिगार्डिंग द मॉडिफाइड ओपिनियन। ईओएम पैरा, ये तो आपका फेवरेट है, ईओएम पैरा कब आएगा, टू ड्रॉ द यूजर अटेंशन ऑन द मैटर्स विच आर प्रेजेंटेड or disclosed or which are not presented or disclosed, which are presented or disclosed in the pro for fee or the accompanying explanatory notes and are fundamental for user understanding। आगे अपना वही राग अलाप देंगे, and is fundamental for users understanding that whether pro for fee has been compiled by the responsible party in all material respect as per the applicable criteria। ये लाइन वैसी है बेटा जैसे घर पे हवन चल रहा होता है तो स्वाहा बोलते सबको आती है ना, हमें कोई मंत्र समझ आए ना आए लेकिन हमें क्या समझ आता है, स्वाहा, है ना, तो ये वही है बेटा। ओके आ जाओ। तो ओपिनियन में तो इतनी सी बात थी। अब जहां पे बच्चे हार जाएंगे, जहां पे सारे स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं ये तो हम पढ़ के नहीं जाएंगे और टीचर्स इसे होमवर्क दे देंगे या फिर टीचर्स बोले इसमें से आता नहीं छोड़ दो इसको, हम वो टॉपिक भी रिवाइज तो अच्छे से करके जाएंगे, कवर भी हमने अच्छे से कर लिया था। क्या है वो टॉपिक, हमारे रिपोर्ट के कंटेंट क्या है, टाइटल एड्रेसी इंट्रोडक्टरी पैरा, टाइटल इंडिपेंडेंट एश्योरेंस रिपोर्ट, एड्रेसी एज आइडेंटिफाइड इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इंट्रोडक्टरी पैरा से शुरू होती है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इंट्रोडक्टरी पैरा में आप सब लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यू विल आइडेंटिफाई दी प्रो फो फी, you will identify the source of UAFI. What is UAFI? Unadjusted financial information. And you will also check whether they were audited, reviewed or not. And साथ साथ में आप लोग क्या करेंगे, पीरियड और डेट क्या कवर करती है प्रूफ ऑफ फी। जैसे याद है हमारे लाइंस वाले एग्जांपल में 21-22 कवर कर रहा था, कम ऑन, यस और नो। ओके, तो पीरियड और डेट कवर क्या कवर करती है, और एप्लीकेबल क्राइटेरिया को रेफरेंस दे देंगे और साथ साथ में सोर्स ऑफ क्राइटेरिया भी कर देंगे। बताइए बात समझ आती है। इंट्रोडक्टरी पैरा, आइडेंटिफाई प्रूफ ऑफ फी, सोर्स ऑफ यूएएफआई, यूएएफआई इज ऑडिटेड और रिव्यूड और नॉट, पीरियड एंड डेट ऑफ प्रूफ ऑफ फी एंड आपका रेफरेंस टू एप्लीकेबल क्राइटेरिया एंड सोर्स ऑफ क्राइटेरिया। क्या बोलती पब्लिक। ओके, इंट्रोडक्टरी पैरा खत्म। फिर टाइटल एड्रेसी इंट्रोडक्टरी पैरा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बताइए। प्रो फो फी को कंपाइल करना इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। फिर एक और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपकी रिपोर्ट में जिससे हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब करना है। तो प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखें, आई लव यू एंड आई डोंट लव अदर्स, याद है ना, ये बहुत जरूरी है बेटा। तो आप आज के बाद सुन लो, ऑल दी गर्ल्स जब कोई बोले आई लव यू तो आपने ये भी बोलवाना है कि यू डोंट लव अदर्स, और लड़कों तुम पहले से बोल लिया करो, खुश हो जाया करो, ठीक है। आ जाओ, हाँ जी। तो प्लीज ध्यान से, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपनी, ओपिनियन। ओपिनियन किस बात पे, वेदर प्रो फो फी, स्वाहा, ठीक है, स्वाहा, ठीक है, स्वाहा, ठीक है, राइट। फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है, अपडेटिंग, री इशुइंग द रिपोर्ट और ओपिनियन और ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर हमने ये भी बता दिया कि भैया प्रो फो फी का पर्पस क्या था, वो पहले दिन पढ़ लिया था हमने, illustrate the impact of events and transaction
ऑन अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एज इफ वो इवेंट अकर हुआ, ट्रांजैक्शन हुई कब, एक स्पेसिफाइड अर्लियर डेट पे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या प्रैक्टिशनर एश्योरेंस दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू आउटकम ऑफ इवेंट और ट्रांजैक्शन? कम ऑन, बोलो हाँ के ना। भैया ये हमसे ना हो पाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। याद रखिए, क्या हम वाउच कर सकते थे किसी की प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके? वो भी हमने पढ़ा था, नहीं कर सकते थे। वाउचिंग अलाउड नहीं है बाबू, ना पीएफआई को लेके, ना ही आपके इवेंट्स और ट्रांजैक्शन के आउटकम को लेके। आ जाओ जी, इधर देखो, इसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चली गई। अब उसके बाद हम क्या बोलेंगे, हमने 3420 फॉलो किया है। वी हैव फॉलोड दी SAE 3420। क्या बोलती पब्लिक? 3420 है क्या? 3420 है क्या बेटा? एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रो फी इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस। एश्योरेंस एंगेजमेंट किस लिए? रिपोर्ट ऑन किस पे? प्रो फी, जो कहां पे है? इंक्लूडेड इन दी प्रोस्पेक्टस। तो हमने 3420 फॉलो किया है, और 3420 हमें बोलता था एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करो और प्लान एंड परफॉर्म करो प्रोसीजर्स को टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। स्वाहा स्वाहा, याद रहेगा, बोल दो। वेदर रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैज कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट द प्रो फी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया। कम ऑन, रिस्पॉन्सिबल पार्टी सी से कंपाइल मटेरियल रिस्पेक्ट परफॉर्म फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेबल क्राइटेरिया। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, आ जाओ। देन इसके बाद आखिरी बात, और वो क्या है? वो क्या है कि भैया हमारे एंगेजमेंट में बेसिकली ये स्टेटमेंट है, एंगेजमेंट मैं यहां पे भी कर देता हूं, एंगेजमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड, एंगेजमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड। अब इस स्टेटमेंट के अंदर हम क्या बताएंगे, कौन कौन से प्रोसीजर इन्वॉल्व थे? तो नंबर 1 प्रोसीजर हमारा जो इन्वॉल्व था वो ये था, टू असेस दी एसी बोले तो एप्लीकेबल क्राइटेरिया, जिसके बेसिस पे क्या हो रहा है, इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट किया जा रहा है। नंबर 2 प्रोसेस था टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस के एडजस्टमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से है और प्रो फी एडजस्टमेंट के हिसाब से है। पहला प्रोसीजर था एप्लीकेबल क्राइटेरिया को असेस करने के लिए कि एप्लीकेबल क्राइटेरिया रीजनेबल बेसिस दे रहा है या नहीं दे रहा है फॉर प्रेजेंटिंग इवेंट्स और ट्रांजैक्शन, यानी कि एप्लीकेबल क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं है। दूसरा प्रोसीजर था टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कि भाई हमारी जो एडजस्टमेंट है वो क्राइटेरिया को रिफ्लेक्ट कर रही है और प्रूफ ऑफ फी जो है वो हमारी एडजस्टमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। फिर उसके बाद हमने प्रोसेस सेलेक्ट कैसे करे, जजमेंट के बेसिस पे, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। किसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे? एंटिटी, इवेंट एंड ट्रांजैक्शन एंड सर्कमस्टेंसेस। और इनके अंदर क्या इन्वॉल्व था? इनके अंदर जो है वो इन्वॉल्व था ओवरऑल और प्रोसेस के अंदर क्या इन्वॉल्व था? इवेल्युएटिंग द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रो फी। दैट्स इट। आ जाओ जी, आखिरी पॉइंट फ्रेज क्या यूज करेंगे हम लोग? अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन हम लोग 2 फ्रेज यूज कर सकते हैं। एक तो स्वाहा वाला ही हो गया, ये तो स्वाहा ही है बेटा, प्रूफ ऑफ फी हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मेटेरियल रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, या फिर प्रूफ ऑफ फी हैज बीन प्रॉपर्ली कंपाइल्ड ऑन द बेसिस स्टेटेड। दैट्स इट। उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों। क्या बच गया? प्रैक्टिशनर सिग्नेचर, डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर। बोलो भारत माता की जय। ओके, चलो जी, अब हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं। क्वेश्चंस बेटा किसकी किताब से देखेंगे हम लोग? द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसी, जिसका नाम है क्या? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दो। ICAI। सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। कहां गए हमारे क्वेश्चंस? कहां गए क्वेश्चंस? ये लो रिवीजन वीडियो में क्वेश्चंस भी कवर करा दूं, जल्दी बोलो, करा दूं, ताकि रिवाइज करने के बाद आपको क्वेश्चंस कहीं जाके देखने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। आ जाओ जी, क्वेश्चंस भी आपको कवर करा देते हैं। और बताओ तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? ये लो, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लेंगे और उसके बाद जो है एक अपना केस स्टडी देख लेंगे जो ICAI की बुक में दे रखी होगी। ओके, ये राजी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। बहुत ही बढ़िया, रिवीजन वीडियो में कवर करा देता हूं ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छा जी, हाँ बेटा, निशिता सही कह रही है, ये ICAI वाली लाइन भी आपकी फिक्स है। ये बेटा मेरा वो स्वाहा है, ठीक है ना, समझ गए ना, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी। लो यहां पे आ जाओ मेरे साथ। ये है द ग्रेटेस्ट, द ओनली ICAI का नया स्टडी मटेरियल, जिसमें ICAI ने नया फॉन्ट यूज करके और कुछ नए कलर्स यूज करके आपको बताया कि हम लोग बदल रहे हैं, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3। The management of S Limited requests you to accept the engagement to report on compilation of pro forma financial information to be included in prospectus.
In the light of SAE 3420, what factors will you consider regarding a company acknowledging and understanding its responsibility in this matter before accepting the engagement? डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इसका आंसर अपने स्टडी मैट में यानी कि अपने नोट्स में दिखा देता हूं. ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर. देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे. क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे थे कि आप बताओ what factors will you consider regarding company acknowledging and understanding its responsibility in this matter before accepting the engagement. और उसका आंसर आपकी बुक्स में ये है, obtain agreement of the responsibility party that it acknowledge and understand its responsibility for. I hope याद है, कल हमने पढ़ा भी था, रिवाइज भी किया था. किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिस्क्लोजिंग डिस्क्राइबिंग द एप्लीकेबल क्राइटेरिया, कंपाइलिंग प्रो फो फी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया एंड प्रोवाइडिंग द प्रैक्टिशनर विद, वही पुराने वाली बात है, ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी फ्रॉम हुम प्रैक्टिशनर डिटरमाइंस इट नेसेसरी टू ऑब्टेन एविडेंस. और साथ साथ में अगर एंगेजमेंट के लिए जरूरत पड़ी तो आपके पास और अप्रोप्रिएट एक्सेस और अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल का एक्सेस भी दिलवाया जाएगा विद इन द एक्वायरीज इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन. अगर फ्यूचर रिटेल के वाले लोगों का भी एक्सेस चाहिए तो वो भी आपको दिलवाया जाएगा. क्या बोलती पब्लिक? यही इसका आंसर होगा. बात समझ आती है? बोलिए. अच्छा, देन चलते हम लोग इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो पे. और मुझे इसके लिए मुझे पता है कि बहुत कुछ झेलना पड़ेगा. क्या हम कोशिश करें बिना कुछ पढ़े आंसर्स करने की, क्वेश्चंस पढ़ने की इसके? कम ऑन. और मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, जब भी केस स्टडी आए बेटा, पहली आपका ट्राई होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस पढ़ें, वहां से आपको आइडिया मिल जाता है. आ जाओ. पीएफआई को लेके, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके जो है केस स्टडी है. और मजे की बात यह है, वो हमने पढ़ा था 2 क्लास पहले, हमें याद भी नहीं होगा. मुझे तुम्हारे पर पूरा विश्वास है तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं. आ जाओ देख लेते हैं. Whose responsibility is to list out assumption underlying the prospective financial information? Professional accountant, auditor of the company, management of the company, banker of the company. आप बताओ. 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सीए फाइनल लेवल. जल्दी जल्दी जल्दी. आई थिंक सबका आंसर जो है वो मैच कर रहा है सी के साथ. और आंसर बाद में देखेंगे, हम पहले सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. इज दैट क्लियर? आ जाओ आ जाओ. Which of the following statement is the most appropriate regarding use of prospective financial information to be included in such a report? अच्छा, intended use of projection is required to be disclosed. It is further necessary to caution the users regarding inappropriateness of projection for other purpose. मुझे तो यही स्टेटमेंट सबसे सही लग रही है. It is discretionary to state intended use of projection in such a report. मेरे हिसाब से तो ये गलत है भाई, डिस्क्रिशनरी नहीं है, आपको बताना पड़ेगा कि आप प्रोजेक्शन का क्या यूज करने वाले हैं. Intended use of projection is required to be disclosed. Yes. इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉशन. नहीं भाई, हमें तो यूजर को चेतावनी देनी है रिगार्डिंग इनएप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अदर पर्पस. इट इज प्रेरोगेटिव. अब यहां पे भाई साहब क्या हो गया, यहां पे सीए स्टूडेंट कैसे 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 मार खा रहा है लैंग्वेज से. सर ये प्रेरोगेटिव क्या होता है? व्हाट इज दिस सर? आपने सीए इंटरमीडिएट में प्लानिंग के चैप्टर में पढ़ा हुआ है ये वर्ड. प्लानिंग एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी इज प्रेरोगेटिव ऑफ मैनेजमेंट. इनकरेक्ट आंसर होता था इसका, क्वेश्चन बैंक खोल के देख लेना. यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू यूज रिपोर्ट इन द मैनर एज ए डीम फिट. अच्छा नहीं भाई, ये तीनों तो मुझे गलत लग रहे हैं. ए इज द राइट आंसर. पब्लिक अग्री कर रही है मुझसे, वेरी गुड. मजा बच्चों तभी है जब आप लोग भी अग्री करें. लो आपके आंसर्स में आपको दिखा देता हूं, ये देखिए. ठीक है जी, अगला क्वेश्चन. और मजे की बात, ये सीए फाइनल की इंटीग्रेटेड केस स्टडी है. केस स्टडी मत बोलो मोनिशा बेटा, मिडिल क्लास लगता है. इंटीग्रेटेड केस स्टडी बोलो. 2 वही राइट. आ जाओ, भावनाओं को समझो. व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ अनमॉडिफाइड एश्योरेंस रिपोर्ट रिगार्डिंग अंडरलाइंग अजम्पशन? हाँ जी, पीएफआई के केस में आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिवली वर्डेड टू सजेस्ट अजम्पशंस आर अ रीजनेबल बेसिस. नेगेटिवली वर्डेड टू सजेस्ट अजम्पशंस आर नॉट ऑन अ रीजनेबल बेसिस. नीदर पॉजिटिवली, ये तो गलत है. डिपेंड्स ऑन. अच्छा कम ऑन बताओ जी, पीएफआई में क्या होता था? पीएफआई में क्या होता था? यहां पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं. प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के केस में मैं तो नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन देना चाहता हूं. आप में से काफी लोग ए बोल रहे हैं, मैं नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन देना चाहूंगा बेटा. वहां पे आप एक बार पीएफआई वाला रिवीजन वीडियो खोल के देखिएगा. ओके चलो मान लेता हूं ये सबका गलत हो गया. लो भाई लो, 2 नंबर गए तुम्हारे. कुछ बच्चों का सही हुआ है, साक्षी का, अमन का, शिलिन का. कुछ बच्चों का सही हुआ है, बाकी सबका गलत हुआ है. आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं. ये गलत क्यों हुआ? अगर आप एक बार दोबारा से पीएफआई वाला स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. Which of the following statement is most appropriate regarding the examination of prospective financial information by a chartered accountant in accordance with SA 3400? बताओ जी, सब कौन सी appropriate statement लग रही है आपको? Accuracy of projection is vouched
कैसी कैसी बातें करते हो, वाउच्ड वर्ड हमारे जीवन में है ही नहीं बेटा। अच्छा, पंकज का भी ठीक था, पंकज कह रहा है प्रोजेक्शंस कैन गो हे वायर, इट डिपेंड्स ऑन प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू वाउच। वाउच मत दिखाओ हमें। Accuracy projection is not at all vouched for in an assurance report on prospective financial information. अभी तक सबसे ज्यादा सही ये लग रही है। The matter of accuracy of projection or otherwise is the domain of such an examination. Therefore, there is no reporting. नहीं, मेरे हिसाब से सर C is the right answer. क्या बोलती पब्लिक? आपके आंसर भी सब देख रहे हैं, चिंता मत करो। ओके, चलें आगे। इसका आंसर बच्चों एक बार कंफर्म कर लेंगे हम लोग सेकंड वाले का, डोंट वरी एट ऑल। नहीं, कौन से वाले का? पॉजिटिवली वर्डेड और नेगेटिवली वर्डेड वाले का, थर्ड वाले का। फिफ्थ पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग यूडिन? मैंने आपको बताई दिया भाई, लिखा हो या ना लिखा हो, यूडिन तो हमें जब भी हम लोग एश्योरेंस देंगे, ओपिनियन देंगे, हमें जनरेट करना ही करना है। बोलो हाँ के ना। तो इट इज मैंडेटरी टू स्टेट यूडिन इन सच टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। आई होप सबको पता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड वाले के आंसर की। एक बार मैं भी चेक कर लूं, क्या पता मैं गलत हूं भाई, मैं कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने की कोशिश करता हूं। थर्ड का आंसर है बी, और थर्ड का आंसर बी क्यों है? नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन जाएगा। नथिंग हैज कम टू अवर नॉलेज, याद है ना वो लाइन? तो थर्ड का आंसर होगा हमारे हिसाब से बी। लीजिए, खत्म आज हमारे सारे के सारे स्टैंडर्ड्स। अब हम लोग क्या करेंगे वो मैं आपसे बातचीत करता हूं अलग से। रिवीजन वीडियो को यहां पे कर देते हैं स्टॉप।